हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है प्राचीन भारत इंडियन एंसेंट हिस्ट्री की, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा यूनिट नंबर 24। ठीक है, इससे पहले हमने 23 यूनिट कंप्लीट कर दिए हैं। इससे पहले हमने जो बात करी थी सीमावर्ती राजवंशों के उदय के बारे में, जिसमें हमने पाल वंश और सेन वंश और गौड़ वंश को पढ़ा था, और जिसमें हमने कश्मीर के जो राजवंश थे उनको भी देखा। तो आज हमारा जो यूनिट है 24, उसमें हम पढ़ेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। ठीक है, अब इसमें सीमावर्ती जो राजवंश थे उसके बाद राजपूत जो राजवंश आते हैं इनकी उत्पत्ति होती है। तो देखिए, इनमें कौन कौन से वंश आते हैं इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहला जो हमारा वंश आता है वो आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो इनके जो संस्थापक थे वो थे हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र को माना जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक। ठीक है, इन्होंने अपनी जो कैपिटल बनाई थी, राजधानी, वो बनाई थी कन्नौज। इनकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। लेकिन जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है इसका वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है, ये माना जाता है नागभट्ट प्रथम को। ठीक है, नागभट्ट प्रथम जो था इनको इनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब देखिए, जो नागभट्ट था वैसे तो ये द्वितीय राजा था। पहले जो राजा थे हरिश्चंद्र थे, इनके बाद नागभट्ट प्रथम आते हैं। अब देखिए, जो ये गुर्जर प्रतिहार वंश है, जो गुर्जर जाति है, इसका उल्लेख हमको कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है ऐहोल अभिलेख में। अब हमने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें हमने ऐहोल अभिलेख की बात करी थी। ऐहोल अभिलेख किसका है? यह है पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, जो पुलकेशिन द्वितीय थे जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, इनका अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। इस अभिलेख में क्या मिलता है हमको? गुर्जर जो जाति है इसका उल्लेख मिलता है। देखिए, हम बात करेंगे अब वत्सराज की। इससे पहले हमने देखा वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट था। ठीक है, तो वत्सराज की बात करें तो इन्होंने क्या करा था? जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसमें भाग लिया था। मैंने इससे पहले जो सीमावर्ती राजवंशों का उदय पढ़ाया उसमें जो पाल वंश पढ़ाया था, वहां पर मैंने बोला था जो जो धर्मपाल थे, धर्मपाल ने क्या करा था? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, तो देखिए, जो धर्मपाल थे ये पाल वंश से त्रिपक्षीय संघर्ष में थे। लेकिन जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश था, यहां से कौन थे? वत्सराज थे। और एक तीसरा था जो राष्ट्रकूट वंश से ध्रुव था। राजा ध्रुव ने राष्ट्रकूट वंशों से भाग लिया था। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसमें इसने भाग लिया था। किसने? वत्सराज ने। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले शासक की, तो वो होता है हमारा मिहिर भोज। ये भी आपको याद करना है। मिहिर भोज की जो उपाधि थी वो बेसिकली आदि, वराह और प्रभास की इसके पास उपाधियां थी। ठीक है, इनको दो उपाधियां मिली थी, आदि, वराह और प्रभास की। देखिए, जो मिहिर भोज होता है ये बेसिकली विष्णु का उपासक होता है। ठीक है, ये विष्णु उपासक होता है, विष्णु का भक्त होता है। मिहिर भोज की बात करें तो ये इनका क्या था? सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? ये था मिहिर भोज। तो इसके बाद अगला जो शासक बनता है ये बनता है हमारा महेंद्र पाल प्रथम। ठीक है, महेंद्र पाल प्रथम की बात करें तो इनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था राजशेखर, जिन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी, कई सारी रचनाएं की थी, जिनमें एक था हरविलास, एक था काव्य मीमांसा, दूसरा था कर्पूर्ण मंजरी। तो ये इनकी पुस्तकें थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है इनका जो अंतिम शासक है वो है यशपाल। कौन है? यशपाल है इनका अंतिम शासक। तो देखिए, यशपाल गद्दी पर कब बैठता है? 1036 ईस्वी पर ये गद्दी पर बैठता है। ये अंतिम शासक होता है। यशपाल के बाद यहाँ पर जो शासनकाल चलता है वो चलता है कन्नौज के गढ़वाल वंश का। ठीक है, राठौर वंश भी इसको बोला जाता है। गढ़वाल या फिर राठौर वंश का यहाँ पर शासनकाल चलता है। अब देखिए, इनकी बात करें, जो इनके फाउंडर माने जाते हैं, संस्थापक, वो माने जाते हैं चंद्रदेव को। ठीक है, इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी वाराणसी को। ठीक है, अब देखिए, जो इनका सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रतापी राजा हुआ वो हुआ था गोविंद चंद्र। ठीक है, गोविंद चंद्र इनका क्या था? सबसे महान और सबसे शक्तिशाली राजा था। अब बात करें इनके सबसे प्रतापी राजा की, तो ये जयचंद भी इनका क्या था? सबसे प्रतापी राजा था। देखिए, सबसे शक्तिशाली राजा की बात करें तो वो था गोविंद चंद्र, और जो सबसे प्रतापी और सबसे महान राजा हुआ करता था वो था जयचंद। देखिए, जो जयचंद होते हैं इनकी एक पुत्री होती है जिनका नाम होता है संयोगिता। ठीक है, संयोगिता
इनकी पुत्री का नाम होता है। एक बार जयचंद क्या करते हैं, इनका स्वयंवर रचते हैं, ठीक है, स्वयंवर रखते हैं। तो जब इनका स्वयंवर चल रहा होता है तो उसके बीच में आकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने संयोगिता को क्या कर लिया था, स्वयंवर से उठा लिया था, ठीक है। अब ये वही पृथ्वीराज तृतीय हैं जिन्होंने जो इनका युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध आपको पता होगा, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध तथा जो चंदावर का युद्ध हुआ था, ये वही जयचंद है, ठीक है। तो जयचंद ने क्या करा था, जो मोहम्मद गौरी थे, मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय को इन्होंने धोखा देकर क्या किया था, पृथ्वीराज को धोखा देकर इन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। मोहम्मद गौरी बाद में चंदावर के युद्ध में इसको हरा देता है। तो पृथ्वीराज तृतीय ने क्या करा था, संयोगिता को स्वयंवर से उठा लिया था, क्योंकि जो जयचंद थे इन्होंने क्या करा था, मोहम्मद गौरी का सपोर्ट करा था। इसी कारण क्या होता है, पृथ्वीराज तृतीय धोखे के कारण जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसमें हार जाता है, ठीक है। द्वितीय युद्ध में हार जाते हैं मोहम्मद गौरी से, ठीक है। अगर जयचंद ने धोखा नहीं किया होता तो ये द्वितीय युद्ध भी नहीं हारते। जैसे इन्होंने प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था, वैसे ही द्वितीय युद्ध में भी मोहम्मद गौरी हारता, लेकिन जयचंद के धोखे के कारण पृथ्वीराज हार जाते हैं, जिसी के कारण उससे पहले क्या होता है, पृथ्वीराज ने संयोगिता को स्वयंवर से उठा लिया था। अब देखते हैं जयचंद के बारे में। तो इनके टाइम पर क्या हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ था, जो आपको पता होगा 1194 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में होता है, मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में होता है, ठीक है। जो मोहम्मद गौरी था जिसने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराया था, उसी ने क्या करा था, जयचंद को चंदावर के युद्ध में हरा दिया था। तो देखिए जयचंद के बाद जो अगला यहाँ पर वंश आता है वो आता है चाहमान या चौहान वंश, ठीक है। चाहमान या चौहान वंश यहाँ पर आता है। तो देखिए चाहमान या चौहान वंश की बात करें, ठीक है, जो ये चौहान हुआ करते थे ये शाकंभरी के चौहान हुआ करते थे। अब देखिए इनके जो फाउंडर वैसे माने जाते हैं, ये माने जाते हैं वासुदेव को, ठीक है। चाहमान वंश के जो फाउंडर माने जाते हैं ये माने जाते हैं वासुदेव को, और इनकी कैपिटल हुआ करती थी उस टाइम पे अहिच्छत्र, ठीक है, अहिच्छत्र हुआ करती थी। लेकिन जो चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक है ये अजयराज द्वितीय को माना जाता है। देखिए अजयराज द्वितीय के बाद अगले शासक जो आते हैं वो आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। जो विग्रहराज चतुर्थ थे इन्होंने एक नाटक की रचना करी थी जिसका नाम रखा था हरिकेली, ठीक है। हरिकेली क्या था, इनकी नाटक का नाम था, जो किसका था, विग्रहराज चतुर्थ का था। अब देखिए जो विग्रहराज चतुर्थ थे इन्होंने कई सारे निर्माण कार्य भी करे थे, जिनमें से इनका एक फेमस है 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, 2.5 दिन के झोपड़े की स्थापना करी थी, जो क्या था, बेसिकली एक विद्यालय हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए विग्रहराज के बाद बात करें तो जो अगला शासक बनता है ये बनता है पृथ्वीराज तृतीय, और ये क्या होता है, चौहान वंश का अंतिम शासक भी होता है। अब आपको पता होगा पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, जिन्होंने तराइन के युद्ध लड़े थे, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में बात करें तो इनके जो दरबारी कवि हुआ करते थे, इनके दरबार में 2 दरबारी कवि रहते थे। पहला दरबारी कवि जो था वो था चंद बरदाई, जिन्होंने क्या करा था, पृथ्वीराज राशो नामक पुस्तक की रचना करी थी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंद बरदाई इन्हीं के दरबारी कवि हुआ करते थे। दूसरे दरबारी कवि थे जयानक, ठीक है, जिन्होंने क्या लिखी है, पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक लिखी है। अब देखिए बात करें पृथ्वीराज तृतीय की, तो इन्होंने निर्माण कार्य भी काफी सारे करे थे, जिनमें से जो राजस्थान में रणथंभौर है, रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर इन्होंने बनवाया था, ठीक है। जैन मंदिर का शिखर इन्होंने बनाया था रणथंभौर में। अब देखिए जो तराइन के युद्ध हुए थे इनके टाइम पर मोहम्मद गौरी से, तो जो प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में होता है, जिसमें ये मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हरा देते हैं, ठीक है। लेकिन जो जयचंद था, जयचंद के धोखे के कारण तराइन के द्वितीय युद्ध में धोखे से जो मोहम्मद गौरी होता है वो इनको हरा देता है 1192 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है, जो हमीर रासो था इसके लेखक कौन थे, सारंग देव थे, ठीक है। हमीर रासो नामक एक रचना है जो किसकी है, सारंग देव की है। अब देखिए जो चौहान वंश है, चौहान वंश के बाद यहाँ पर किसका शासन हो जाता है, जिजाग भुक्ति का जो चंदेल वंश आता है, ठीक है। चंदेल वंश का यहाँ पर शासन हो जाता है। इसके स्थापना की बात करें तो इसके संस्थापक रहे नन्नुक, ठीक है। नन्नुक क्या थे, इसके संस्थापक थे चंदेल वंश के, ठीक है। अब देखिए जो इनकी प्रारंभिक कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी कालिंजर, जो महोबा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनकी जो वर्तमान कैपिटल थी वो थी खजुराहो में।
अब देखिए इनके सबसे प्रतापी और सबसे महान राजा की बात करें तो ये था यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन क्या था, इनका सबसे प्रतापी और सबसे महान राजा था, जिसने क्या करा था, खजुराहो का जो विष्णु मंदिर है प्रसिद्ध, इसका निर्माण करा था। ठीक है, खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपको कर देना है यशोवर्मन। ठीक है, इन्होंने ही करा था खजुराहो का जो प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है इसकी स्थापना। अब देखिए इनके बाद जो अगले शासक आते हैं वो आते हैं राजा धंग। ठीक है, राजा धंग जो थे ये अगले शासक बनते हैं यशोवर्मन के बाद। अब देखिए इन्होंने भी काफी सारे निर्माण कार्य करे थे, जिसमें से इनका निर्माण कार्य है जिन्ननाथ विश्वनाथ वैद्यनाथ का जो मंदिर बनाया था। ठीक है, जिन्ननाथ विश्वनाथ और वैद्यनाथ का जो मंदिर बनाया था ये इन्होंने ही बनाया था। और कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर, इसका निर्माण भी राजा धंग ने ही करवाया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। और इन्होंने क्या करा था, जो प्रयाग है, प्रयाग में इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। ठीक है, प्रयाग में इन्होंने क्या करा था, अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं राजा धंग के बारे में। अब देखिए इनके बाद हम लोग बात करें कीर्तिवर्मन की, तो देखिए कीर्तिवर्मन ने क्या करा था, महोबा के निकट एक जलाशय का निर्माण इन्होंने करा था। ठीक है, महोबा के निकट इन्होंने क्या करा था, एक जलाशय का निर्माण करा था। किसने, कीर्तिवर्मन ने। देखिए कीर्तिवर्मन के बाद जो अगले शासक आते हैं वो आते हैं परमर्दी देव। कौन आते हैं, परमर्दी देव आते हैं। इनके दरबार में एक सेना नायक रहते थे जिनका नाम था आल्हा उदल। ठीक है, आल्हा और उदल नामक इनके दरबार में क्या रहते थे, सेना नायक रहते थे। अब बात करें दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर बनाया था, ये किसने बनाया था, तो ये बनाया था बिमल शाह ने। ठीक है, ये बनाया था माउंट आबू में। माउंट आबू में इन्होंने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया था बिमल शाह ने। अब बात करें दिल्ली के संस्थापक की, तो ये है अनंगपाल। ठीक है, जो तोमर वंश का संस्थापक था, मतलब तोमर वंश से रिलेटेड थे अनंगपाल, जो दिल्ली का संस्थापक है। कभी कभी पूछा जाता है दिल्ली की स्थापना किसने करी थी, तो यहाँ पर नाम न देकर वंशों के नाम दिए जाते हैं, तो उनमें आता है तोमर वंश। ठीक है, तो तोमर वंश ने ही दिल्ली की स्थापना करी थी। अब देखिए इसके बाद हम लोग अगले वंश की बात करें, परमार वंश की बात करें, तो परमार वंश के जो संस्थापक थे वो थे उपेंद्र राज। ठीक है, उपेंद्र राज ने स्थापना करी थी परमार वंश की, और इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी धारा नगरी को। ठीक है, धारा नगरी को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। परमार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा के बारे में बात करें तो ये थे राजा भोज। ठीक है, राजा भोज आपको सुनने में आता होगा, आपने राजा भोज के बारे में सुना होगा। तो देखिए इन्होंने निर्माण कार्य करा था, भोजपुर नामक इन्होंने एक झील बनाई थी, और इन्होंने ही चिकित्सा गणित व्याकरण नामक ग्रंथ भी लिखे थे। कौन कौन से, चिकित्सा गणित और व्याकरण नामक ग्रंथ भी किसने लिखे थे, राजा भोज ने लिखे थे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, तो देखिए इनकी एक उपाधि हुआ करती थी कविराज की। ठीक है, कविराज की इनके पास क्या हुआ करती थी, एक उपाधि हुआ करती थी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रचनाएं हैं इनके बारे में हम लोग बात करें तो नैषधीय चरित किसकी रचना है, तो नैषधीय चरित रचना है श्री हर्ष की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रबंध चिंतामणि की, तो इसके लेखक हैं मेरुतुंग। ठीक है, मेरुतुंग क्या है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नव साहसांक चरित की, तो ये लिखी है पद्मगुप्त ने। ठीक है, नव साहसांक चरित किसने लिखी है, पद्मगुप्त ने लिखी है। इसके बाद देखिए 10 रूपक नामक एक रचना है, ये धनंजय की रचना है। फिर देखिए भोजपुर नगर की बात करें तो इसका निर्माण भी राजा भोज ने ही कराया था। भोजपुर नगर जो है इसका निर्माण भी किसने कराया था, राजा भोज। आपने सुना होगा कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये स्टोरी आपने सुनी होगी। तो इसके बाद हम लोग बात करें राजा भोज की, तो राजा भोज ने धारा नगरी में एक सरस्वती मंदिर का निर्माण भी कराया था। तो राजा भोज कहाँ महान शासक थे, ठीक है, बहुत ही महान शासक थे, इन्होंने काफी सारे निर्माण कार्य कराए थे। तो धारा नगरी में इन्होंने क्या करा, सरस्वती मंदिर का निर्माण भी करा था। अब देखिए जो चित्तौड़ में एक मंदिर है त्रिभुवन नारायण मंदिर, तो इसका निर्माण भी किसने कराया था, राजा भोज ने कराया था। चित्तौड़ में क्या कराया था इन्होंने, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी कराया था। अब देखिए जो परमार वंश के बाद यहाँ पर तोमर वंश का शासन आता है, उसके बाद चौहान वंश का यहाँ पर शासन चलता है 1297 ईस्वी में। देखिए 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे नशरत खां और उगुल खां, इन्होंने मालवा पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है,
तो यहाँ पर पहले परमार वंश, बाद में तोमर वंश, फिर उसके बाद चाहमान या चौहान वंश आता है। लेकिन 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नशरत खां और उगुल खां ने क्या कर लिया था, मालवा पर अधिकार कर लिया था। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोलंकी वंश या गुजरात के जो चालुक्य वंश थे इनके बारे में। ठीक है, तो देखिए सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य वंश की हम लोग बात करें तो इनमें देखिए इनके संस्थापक कौन थे, मूलराज प्रथम इनके संस्थापक थे। ठीक है, चालुक्य वंश या सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे, मूलराज प्रथम थे, जो शैव धर्म का क्या था, अनुयायी था। अब इनकी कैपिटल की बात करें तो अनहिलवाड़ा इनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो देखिए जो सोलंकी वंश था, सोलंकी वंश के टाइम पर, सोलंकी राजाओं के टाइम पर एक बहुत बड़ा निर्माण कार्य हुआ था, जो था मोढेरा का सूर्य मंदिर। क्या था, मोढेरा का सूर्य मंदिर। इसका निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल के टाइम पर ही हुआ था। इसके बाद हम लोग बात करें भीम प्रथम की, तो भीम प्रथम अगले शासक बनते हैं। इनका एक सामंत हुआ करता था जिसका नाम था बिमल। बिमल ने एक निर्माण कार्य करा था, जो करा था दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर, जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर बनाया था ये भीम प्रथम के सामंत बिमल ने बनाया था। ठीक है, तो देखिए भीम प्रथम के शासनकाल में क्या हुआ था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था गुजरात में। तो 1025 ईस्वी में इस पर क्या होता है, गुजरात पर इस पर ये मंदिर पर आक्रमण होता है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता कौन है, महमूद गजनवी करता है। कौन करता है, महमूद गजनवी करता है। ये हम लोग तुर्कों के आक्रमण मध्यकालीन भारत में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखिए सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी। उस टाइम पर वहां का शासक कौन था, भीम प्रथम वहां का शासक हुआ करता था। महमूद गजनवी ने भीम प्रथम को हराकर सोमनाथ मंदिर पर तोड़फोड़ करी और काफी सारी वहां पर लूटपाट करने के पश्चात वहां से वो चला जाता है। ठीक है, अब देखिए भीम प्रथम के बाद जो अगला शासक बनता है वो होता है जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज जो था ये सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, जो ये इनका जो सोलंकी वंश है या फिर चालुक्य वंश है, इसका जो सबसे शक्तिशाली प्रथम शक्तिशाली शासक था ये था जयसिंह सिद्धराज। इसके बाद भी काफ़ी सारे इनके आते हैं मतलब शक्तिशाली शासक, लेकिन जो प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ वो हुआ जयसिंह सिद्धराज। इसने निर्माण कार्य करे थे काफ़ी सारे, जिसमें रुद्र महाकाल के मंदिर का इसने क्या करा था, निर्माण कार्य करा था। और इसके दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र रहते थे। कौन रहते थे, हेमचंद्र रहते थे, जो क्या थे, प्रसिद्ध जैन विद्वान थे। अब जयसिंह के बाद बात करें तो भीमद्वितीय यहाँ पर शासन चलता है इनका, भीमद्वितीय शासक बनते हैं। तो ये क्या होते हैं, सोलंकी वंश के अंतिम शासक होते हैं। ठीक है, सोलंकी वंश के अंतिम शासक कौन होते हैं, भीमद्वितीय होते हैं। इनके एक सामंत होते थे जिनका नाम था लवण प्रसाद, जिन्होंने क्या करा था, बघेल वंश की स्थापना करी थी। बघेल वंश के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर वंश आ जाता है वो आ जाता है कलचुरी या फिर चेदी राजवंश इसको बोला जाता है। ठीक है, कलचुरी या फिर चेदी राजवंश इसको बोला जाता है। इसके जो संस्थापक हुआ करते थे वो हुआ करते थे कोक्कल। ठीक है, कोक्कल क्या हुआ करते थे, कलचुरी चेदी राजवंश के संस्थापक हुआ करते थे। इन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो त्रिपुरी को बनाई थी। ठीक है, अब देखिए कलचुरी या फिर चेदी राजवंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था वो था गांगेय देव। कौन था, गांगेय देव हुआ करता था। गांगेय देव के पास काफ़ी सारी उपाधियां थी जिनमें विक्रमादित्य इसको बोला जाता था। ठीक है, गांगेय देव के बाद यहाँ पर जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं कर्णदेव। ठीक है, कर्णदेव इनके क्या थे, सबसे महान शासक हुआ करते थे, महान शासक हुआ करते थे। और देखिए कर्णदेव ने क्या करा था, कलिंग पर भी विजय प्राप्त करी थी। अब अशोक, राजा अशोक के बारे में आपने पढ़ा होगा, अशोक ने क्या करा था, कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। लेकिन यहाँ पर मध्यकाल के टाइम पर कर्णदेव ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या करा था, कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। और इनके पास काफ़ी सारी उपाधियाँ थी, जिनमें एक मुख्य उपाधि है त्रिकलिंगाधिपति। ठीक है, त्रिकलिंगाधिपति इनको बोला जाता था क्योंकि इन्होंने क्या करा था, कलिंग पर विजय प्राप्त करी थी। इसी के पश्चात इनको त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि मिली थी। ठीक है, अब देखिए जो कलचुरी दरबार था इसमें प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे राजशेखर। ठीक है, राजशेखर क्या हुआ करते थे, कलचुरी दरबार में सबसे फेमस कवि हुआ करते थे। अब देखिए इनके बाद जो अगला वंश यहाँ पर आता है वो आता है सिसोदिया वंश। ठीक है, सिसोदिया वंश की बात करें तो सिसोदिया वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं ये राणा कुंभा को माना जाता है। ठीक है, राणा कुंभा को माना जाता है। अब देखिए जो सिसोदिया वंश था इसके जो शासक थे ये खुद को सूर्यवंशी कहते थे।
खुद को क्या कहते थे, सूर्यवंशी कहते थे। ये बेसिकली मेवाड़ पर इनका शासनकाल चलता था और इनकी राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी। ठीक है, अब देखिए जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा की बात करें तो राणा कुंभा ने काफ़ी सारे निर्माण कार्य करे थे, जिसमें इनका विजय स्तंभ प्रमुख है। ठीक है, विजय स्तंभ का इन्होंने निर्माण करा था चित्तौड़ में। ठीक है, इसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में क्या करा था, विजय स्तंभ का निर्माण करा था चित्तौड़ में। और राणा कुंभा ने क्या करा था, खतौली का युद्ध लड़ा था 1518 ईस्वी में। ठीक है, 1518 ईस्वी में इसने क्या लड़ा था, खतौली का युद्ध लड़ा था, जो किस किस के बीच में हुआ था, राणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था खतौली का युद्ध। तो ये थे हमारे जितने भी प्राचीन भारत में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी, इसमें जो हमारा जो आज राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति थी, इसमें हमने गुर्जर प्रतिहार वंश, कन्नौज का जो गढ़वाल वंश था, चौहान वंश था, उसके बाद हमने चंदेल वंश पढ़े, फिर हमने परमार वंश पढ़ा, उसके बाद हमने सोलंकी राजवंश पढ़ा, फिर कलचुरी के चेदी वंश पढ़े। अभी जो हम पढ़ रहे थे सिसोदिया वंश, तो सिसोदिया वंश भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद थोड़े से प्राचीन भारत के कुछ मतलब निर्माण कार्य, स्थापत्य कला और कुछ पुस्तकें हैं, उसके बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। उसके बाद हमारा प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारत हमारा बच जाता है, इसमें स्थापत्य कला और कुछ चीज़ें हैं, मंदिर वंदिर ये चीज़ें होती है। तो फाइनली हमारा आज ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।